बीएससी सेकेंड ईयर के लेक्चर्स में आज हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा पहला टॉपिक है वो मेंडलिज्म या मेंडल के नियम के ऊपर आधारित होगा। ये हमारा इंट्रोडक्टरी या एक पहला लेक्चर जो है, इसमें मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा मेंडल के बारे में, थोड़ा सा उन्होंने किस पौधे पर मुख्य रूप से अपने एक्सपेरिमेंट किया था और जो किस प्रकार से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके जो नियम उन्होंने प्रतिपादित किए थे उसके बारे में और उसको किस प्रकार से किया गया था, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज हम लोग एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं आपको मेंडलिज्म के एक्सपेरिमेंट के बारे में मुख्य रूप से बात करूँगी। मेंडल, जिसका पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल है, ये एक प्रीस्ट या पादरी थे एक चर्च में और इन्होंने वहीं पे अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए थे। जैसे कि हमें पता है, इन्होंने मुख्य रूप से जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो मटर के पौधों के ऊपर किया था। अब मटर का पौधा ही इन्होंने क्यों लिया, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। वैसे इन्होंने मटर के अलावा कुछ एनिमल्स पे, कुछ इंसेक्ट्स पे भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ अन्य पौधों पर भी किया था, पर जो इनका रिज़ल्ट था मुख्य रूप से मटर के पौधों पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था उसी के ऊपर आधारित था। और इन्होंने पहली बार, ऐसा नहीं है कि उससे पहले किसी ने भी इस प्रकार के प्रयोग नहीं किए, पर इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो बहुत सिस्टमैटिक किए थे। उनका सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन किया था और कई पीढ़ियों तक उसको एक्सपेरिमेंट्स करके अपने जो लॉस थे उनको पेश किया था। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मुख्य रूप से मटर पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स थे, पर उनको जो वैसे उन्होंने अलग, जैसे मैंने बताया, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे ड्रोसोफिला पे भी इनका एक्सपेरिमेंट था, पर इनको सफलता मुख्य रूप से मटर के एक्सपेरिमेंट्स में ही मिली थी। और इन्होंने करीब 1856 से 1863 के बीच में करीब इन्होंने 28,000 मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये आपको वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने मटर को ही एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, तो इसके कई सारे रीज़न हैं। नंबर 1 जो इसका रीज़न है, ये एक बहुत बड़ा पौधा नहीं है, छोटा सा प्लांट है, इसलिए इसको आसानी से कहीं पर भी ग्रो किया जा सकता है, ज़्यादा जगह नहीं लेता। दूसरा कि इसके काफ़ी सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा कि ये प्लांट जो है स्वयं ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, क्योंकि इसके फ्लावर की बनावट इस प्रकार से होती है कि इसके जो फ्लावर के जो पॉलन्स हैं वो अपने ही स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है और ये इनब्रेड्स होते हैं। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वैसे तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, पर इसमें हम लोग आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि ये प्लांट्स जो हैं वो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगर हम लोग फ्लावर मटर के पुष्प की आकृति को हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता है इसमें पेपेरोनेशियस कोरोला पाया जाता है, जिसमें कि ऊपर स्टैंडर्ड होता है, फिर साइड में 2 विंग्स होते हैं, नीचे 2 कील्स होते हैं। और इस प्रकार से जो पेटल्स होती हैं वो नीचे की तरफ ऐसे बंद सी होती हैं, जिसकी वजह से किसी दूसरे पुष्प का पोलन ग्रेन इसके फ्लावर की जो कार्पल है उसके स्टिग्मा पर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से मुख्य रूप से इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से जो प्लांट के इसमें हाईली इनब्रेड होता है, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और इसमें जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। और जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी अगर सेल्फ पॉलिनेशन से होगी तो वो एक समान होती है, यूनिफॉर्म होती हैं, और उनको हम लोग ट्रू ब्रीडिंग कह सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि इसके अलावा इनमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो है वो संभव है, जिसमें कि जिसको हम लोग इमैस्कुलेशन मतलब कि हम लोग आर्टिफिशियली इसके जो एंथर्स हैं उनको
फीमेल फ्लावर में से एंथस को रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, और दूसरे जो हमारा वांछित मेल प्लांट है उसके पॉलेंस को हम लोग या एंथर को लाके स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो जाती है। फिर से समझ लीजिए, वैसे तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, पर ज़रूरत पड़ने पर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से की जा सकती है। अब जो बात हम लोग करेंगे कि इसमें जो ट्रू ब्रेड ट्रेड्स जो हैं वो मेंडल ने, और जिनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए भी थे, इसकी जो ट्रू ब्रीडिंग, जो इसके कैरेक्टर्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके ऊपर मेंडल ने फोकस किया था, वो कैरेक्टर्स इस प्रकार से हैं। इनकी जो सीड की शेप, जैसे बीज होते हैं वो या तो गोल होंगे या झुर्रीदार होंगे, जिसको हम राउंड एंड रिंकल्ड कहते हैं। और जैसे आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्योंकि आगे जब हम लोग बात करेंगे कि इसमें एक ट्रेट जो होता है वो डोमिनेंट होता है और एक जो होता है रिसेसिव होता है। तो हम लोग जो डोमिनेंट होता है, जो चीज़ प्रभावी होती है उसको कैपिटल से लिखते हैं, जो अप्रभावी होती है उसको स्मॉल से लिखते हैं। अब इसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, पर अभी आप लोग समझ लीजिए, जो कैपिटल से लिखा हुआ है वो प्रभावी कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो छोटे से लिखा है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। मतलब कि पहली पीढ़ी में जो कैरेक्टर हमें दिखाई देता है वो डोमिनेंट होता है, और जो छुप जाता है उसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इसके सीड की शेप देखें तो इसका गोल कैरेक्टर डोमिनेंट है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और व्रिंकल्ड कैरेक्टर इसका, या जो झुर्रीदार कैरेक्टर है वो इसका रिसेसिव कैरेक्टर है, जिसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। इसी प्रकार बीज का कलर, जो इसके बीज का रंग है, जो प्रभावी है वो येलो है, और जो इसका रिसेसिव है या अप्रभावी है वो हरा रंग है। तो येलो और ग्रीन हो गया। इसी प्रकार से जो इसकी फली है, इसकी जो शेप है वो स्मूथ हो सकती है या वो झुर्रीदार हो सकती है। स्मूथ जो है वो डोमिनेंट है, जिसको हमने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया है, और स्मॉल एस रिंकल्ड के लिए है, जो इसका रिसेसिव कैरेक्टर है। इसी तरह से जो इसकी फली है उसका रंग, वो ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है, और येलो जो है वो इसका रिसेसिव है। इसी प्रकार से जो इसका बीज है, इसके बीज कोट का कलर डोमिनेंट ग्रे है, जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वाइट जो है वो रिसेसिव है, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से फ्लावर की पोजीशन, मतलब फ्लावर जो पौधे में किस जगह पे लगता है, तो ये इसमें जो पुष्प होता है ये एकल होता है, और एकल जो है अगर तो वो शीर्ष पर लगा हुआ है एक्स, तो उसको एक्सियल कहेंगे, वो डोमिनेंट है। वो जो पुष्प के अक्ष से निकलता है उसको एक्सियल कहेंगे, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। और अगर बिल्कुल शीर्ष पे निकलता है तो उसको हम लोग टर्मिनल कहेंगे, और वो रिसेसिव कैरेक्टर है। इसी प्रकार से जो पौधे की हाइट है, टॉल जो है वो डोमिनेंट है, और जो स्मॉल टी से रिप्रेजेंटेड शॉर्ट है, जो बौना पौधा है वो रिसेसिव है। और जो पुष्प का रंग है, इसमें जो इसका जामुनी रंग है, जिसको हम लोग पर्पल कह सकते हैं, और कैपिटल पी से रिप्रेजेंटेड है, वो डोमिनेंट है, और जो वाइट है वो रिसेसिव है, जिसको हमने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया है। तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात समझेंगे। फिर से समझ लीजिए कि मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, ये एक ऑस्ट्रियन पादरी थे, जिन्होंने मुख्य रूप से मटर के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और ये मटर को क्यों चुना था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और उन्होंने मुख्य रूप से किन कैरेक्टर्स या किन जो पौधे के कैरेक्टर्स थे जिसके ऊपर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि पौधा या तो लंबा है या वो बौना है, उसके जो फ्लावर जो हैं उनकी पोजीशन या तो वो एक्सियल है या टर्मिनल है। इसी प्रकार के फ्लावर का कलर डोमिनेंट पर्पल है, वाइट जो है वो रिसेसिव है। जो इसकी फली है उसके कलर के ऊपर जो बीज है वो
येलो है कि ग्रीन है, राउंड है कि रिंकल्ड है, इसी तरह से पॉट जो है वो राउंड है या स्मूथ है या रिंकल्ड है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो बड़ी डिस्टिंक्ट थे, जिसके ऊपर मेंडल ने फोकस किया था, और इन्हीं कैरेक्टर्स के अध्ययन करके उन्होंने जो अपना रिजल्ट है इनहेरिटेंस का वो हमारे सामने पेश किया था। और उनके इसी जो सिस्टमैटिक अध्ययन के ऊपर ही हमारे जो जेनेटिक्स है उसकी आधारशिला रखी गई। इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और मेंडल के द्वारा जो प्रतिपादित नियम हैं उनको हम लोग लॉज ऑफ मेंडल या हम इसको मेंडलिज्म भी कह सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग इनके जो नियम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।